हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश गुरुकुल। दोस्तों, अभी हम कल्चरल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक प्लुरलिटी एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस इन इंडिया इस बुक को पढ़ रहे हैं। इस बुक के 5th यूनिट का नाम है दलित वॉइसेस। इसी यूनिट की एक पोएम आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हैबिट। इस पोएम को एफ.एम. शिंदे इन्होंने लिखा हुआ है। दोस्तों, हैबिट के बारे में या फिर आदतों के बारे में अक्सर हम सुनते हैं कि अच्छी आदतें हमें स्ट्रांग बनाती है और हमारे जीवन में सक्सेस पाने के पीछे अच्छी आदतों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। वहीं इसके विपरीत जब बुरी आदतें होती है, ये बुरी आदतें हमें कमज़ोर, खोखला इंसान बना देती है और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो भी गलत होता है, हम निराश होते हैं, हम असफल होते हैं, इसके पीछे इन बुरी आदतों का ही बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इस पोएम में आखिर एफ.एम. शिंदे किस आदत के बारे में बात कर रहे हैं, ये हम इस पोएम में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं ऑथर एफ.एम. शिंदे इनके जीवन परिचय के साथ। एफ.एम. शिंदे 1948 में महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था और इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर हम बताएं तो अब तक ये 24 काव्य संग्रहों को पब्लिश कर चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ एक कवि के तौर पर अगर हम इनके जीवन को देखें तो ये बहुत ही गलत होगा, क्योंकि ये एक प्रोलिफिक ऑथर है। ये पोएट तो है ही, इसके साथ ही साथ ये ट्रांसलेटर है, एसेइस्ट है, ड्रामेटिस्ट है और ये एक नॉवेलिस्ट भी है। इनका पहला बुक जुलूस, इसके अंदर इन्होंने एक ऑथर के जन्म को सेलिब्रेट किया है। जुलूस करने का अर्थ होता है कुछ सेलिब्रेट करना, तो यहाँ पे वो अपने जन्म को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर एक कोई व्यक्ति दलित घर में पैदा हो रहा है, दलित घर में अगर वो जन्म ले रहा है और उस जन्म का अगर वो जुलूस मना रहा है, तो उसका अर्थ यह है कि वो लड़ने को तैयार है। इनकी लैंग्वेज में भी हमें अक्सर यही तीव्रता देखने को मिलती है, एक झुंझावात, एक लड़ने की तैयारी हमें इनकी लैंग्वेज में देखने को मिलती है। इनकी कुछ कविताएं बहुत ही पॉपुलर है, जिसमें से एक कविता मराठी साहित्य में क्लासिक के दर्जा पर है। वो कविता है आई। आई का मतलब होता है माँ। इनकी आई आणि इतर कविता इस कविता संग्रह में से ली हुई ये कविता आज मराठी साहित्य में अजरामर कविता के तौर पर देखी जाती है। इनका अन्य एक कविता संग्रह फकीराचे अभंग, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। दोस्तों, इन्होंने अब तक कई सारे 1 एक्ट प्लेस भी लिखे हुए हैं और ये भी काफ़ी इम्पैक्टफुल रहे हैं। अगर इनके अवार्ड्स के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने अब तक इनको 3 अलग अलग स्टेट अवार्ड से नवाजा है। साथ ही साथ 2014 में पुणे के सासवड़ में जो अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ था, उस साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद पर इन्हें रखा गया था, इनका सम्मान किया गया था। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एफ.एम. शिंदे अपने पोएट को आदत ये नाम क्यों दे रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि किसी भी पोएम को जब हम पढ़ते हैं तो उसका टाइटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस केस में एफ.एम. शिंदे जब हमें इस कविता को हैबिट या फिर आदत ये टाइटल दे रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो एक आदत के ऊपर फोकस देना चाहते हैं। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हजारों सालों से दलित समुदाय का अपर वर्णीय या फिर सवर्णीय लोगों के द्वारा शोषण किया जा रहा है, तो फिर ये जो 17% की पॉपुलेशन है, ये उनके खिलाफ कोई विद्रोह क्यों नहीं करती। तो इसका आंसर छुपा हुआ है इस आदत कीवर्ड में। दोस्तों, क्रांतिवीर इस मूवी में नाना पाटेकर कहते हैं, कुत्तों की तरह जीने की आदत पड़ गई है। माफ़ कीजिए, मैं एक कटु शब्द यहाँ पे प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें ये डायलॉग बहुत ही अच्छे से मार्ग दिखाता है। दोस्तों, जब किसी इंसान को बुरी तरह से ट्रीट किए जाने की आदत हो जाती है, इस डायलॉग की अगर ले तो कुत्तों की तरह जीने की आदत का अर्थ हुआ कि आपसे जिस तरह से सामने वाला व्यक्ति पेश कर रहा है, जैसे ही आपको बुरा बर्ताव कर रहा है, आप उसको सहे जा रहे हो। और जब आपको इस तरह की आदत लग जाती है तो फिर आपको उसमें कुछ भी बुरा नहीं लगता। और इसीलिए अगले ही डायलॉग में क्रांतिवीर में नाना पाटेकर कहते हैं कि भगवान ने सबसे खूबसूरत चीज़ बनाई थी इंसान, लेकिन जब वो ऊपर से देखता होगा तो सोचता होगा कि नीचे देख रहा हूँ तो सारे के सारे कीड़े बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो लिंक वर्ड है वो है आदत। दलित समुदाय को हजारों सालों से ऐसी आदत में ढाल दिया गया कि अब उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता। जब किसी
दलित व्यक्ति की परछाई किसी सवर्णीय व्यक्ति के ऊपर पड़ जाती थी, तब भी उस दलित व्यक्ति को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था, उसे कोड़े बरसाए जाते थे, उसे अलग अलग तरह से दंडित किया जाता था। लेकिन अब जब ये पीढ़ी पीढ़ी से ऐसे चला आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो दलित समुदाय का व्यक्ति सोचने लगता है कि अगर मेरे साथ इस तरह से हो रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ पाप किए हैं और इस जन्म में मैं अपने पिछले जन्म के पापों की सजा भुगत रहा हूं। उसे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, बल्कि वो कुछ और ही तर्क देकर उस शोषण को सह लेता है और उस शोषण को सहने की उसे आदत लग जाती है। इस कविता में एफएम शिंदे इसी आदत के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब किसी दलित व्यक्ति को अपने शोषण को सहन करने की आदत लग जाती है, तो वो किसी मिट्टी के खिलौने की तरह हो जाता है। अब उसमें कोई भी इमोशन नहीं रह जाते, उसे ना ही लज्जा महसूस होते हैं, ना ही अपने ऊपर होने वाले शोषण के विरुद्ध उसमें कोई गुस्सा आता है। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस पोएम का लाइन बाय लाइन मीनिंग पढ़ते हैं और जानते हैं कि पोएम में एफएम शिंदे आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। तो दोस्तों चलिए अब एफएम शिंदे द्वारा लिखी गई हैबिट इस पोएम का लाइन बाय लाइन मीनिंग पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन से शुरुआत करते हैं। वंस यू आर यूज्ड टू इट यू नेवर आफ्टरवर्ड्स फील एनीथिंग। तो यहाँ पर जैसे कि हम एक आदत के बारे में बात कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर पोएम के केस में यहाँ पर जिस आदत की बात कर रहे हैं वो आदत है अपने ऊपर शोषण को सहन करने की आदत, अपने ऊपर शोषण होते हुए भी उसके खिलाफ आवाज ना उठाने की आदत। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि वंस यू आर यूज्ड टू इट, एक बार जब आपको इसकी आदत पड़ जाती है, यू नेवर आफ्टरवर्ड्स फील एनीथिंग, तो उसके बाद आपको कुछ भी महसूस नहीं होता है। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि एक बार जब आपको शोषण को सहन करने की आदत हो जाती है, तो उसके बाद आपको वो शोषण हो रहा है ऐसा महसूस ही नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये तो मेरे जीवन का या फिर ये तो एक रूटीन लाइफ का एक हिस्सा है। योर ब्लड नेवर मोर कंजील्स नॉर फ्लोज फॉर वेट ब्लड हैज बीन स्लैप्ड ऑल ओवर योर बोन्स। और फिर यहाँ पर जो दलित समुदाय के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर दोषी ठहराते हुए एफएम शिंदे कहते हैं कि तुम्हारा खून अभी ना तो कंजिल हो गया है ना ही फ्लो करता है। इसका अर्थ यह है कि कंजिल होने का अर्थ होता है जम जाना, खून जम जाना। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ना ही तुम्हारा खून जम जाता है ना ही तुम्हारा खून फ्लो करता है यानी बहता है। तो यहाँ पे ठीक से गहराई से समझते हैं कि आखिर पोएट क्या कहना चाह रहे हैं। दोस्तों किसी व्यक्ति का खून कब जम जाता है? जब वो व्यक्ति मर जाता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ना ही तुम मरते हो ना ही तुम्हारा खून फ्लो करता है, यानी ना ही तुम किसी नॉर्मल इंसान की तरह जी पाते हो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो उन सभी दलित व्यक्तियों की आंखें खोलना चाह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम्हारा खून अभी कुछ इस तरह से हो गया है कि ना ही वो जमा है, यानी ना ही तुम मरे हुए हो ना ही तुम जिंदा हो। क्यों? क्योंकि फॉर वेट मड हैज बीन स्लैप्ड ऑल ओवर योर बोन्स। तो वो कहते हैं कि गीला कीचड़ तुम्हारे बोन्स के ऊपर, तुम्हारे हड्डियों के ऊपर स्लैप कर दिया गया है, चढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे स्लैप करने का अर्थ हुआ कि किसी ने तो जबरन तुम्हारे हड्डियों के ऊपर कीचड़ ऐसे जमा कर दिया है। तो यहाँ पर कौन है वो जो इन लोगों के हड्डियों के ऊपर कीचड़ चढ़ा रहा है? ये है समाज व्यवस्था। तो करे कि समाज व्यवस्था ने तुम लोगों के हड्डियों के ऊपर कीचड़ अभी पूरी तरह से भर दिया है। और यहाँ पर वो कहना चाह रहे कि अब इसी वजह से तुम लोग यानी तुम दलित लोग अभी पूरी तरह से मिट्टी के खिलौने की तरह हो गए हो जो कुछ भी फील नहीं करता है। तो इसके आगे वो कहते हैं वंस यू आर यूज्ड टू इट इवन द सॉरो दैट विजिट्स यू समटाइम्स इन ड्रीम्स मेल्ट्स अवे एम्बैरेस्ड। और फिर वो कहते हैं कि जब तुमको इस शोषण को सहन करने की आदत हो जाती है, तो जब अगर कभी कभी सॉरो यानी दुख दर्द का एहसास तुम्हें कभी कभी अगर होता हो, अगर कभी कभी सॉरो यानी दुख अगर तुम्हें विजिट करने आती है, तुमसे मिलने आती है तुम्हारे नींद में, तुम्हारे सपनों, तो उस वक्त भी वो दुख दर्द भाग कर चला जाता है, मेल्ट हो जाता है, एम्बैरेस्ड। बहुत ही गहरी बात यहाँ पर पोएट कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम लोग इस तरह से मिट्टी के बन गए हो कि अगर मान लो तुम्हारे सपने में भी कभी अगर तुमको दुख हो, अगर दुख दर्द का एहसास हो कि तुम्हारे साथ कितना गलत हो रहा है, तो वो दुख दर्द भी मेल्ट हो जाता है, वो भी भाग कर चला जाता है।
एम्बेरास होके, वो लज्जित होकर वापस चला जाता है। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को कुछ भी महसूस नहीं होता है, और जो सॉरो, जो दुख तुम्हारे पास आया था, उसे अभी लज्जा महसूस होती है कि इस इंसान को तो लज्जा ही महसूस होती नहीं होती, मैं इसके पास क्यों गई थी। तो ये कितनी गहरी बात उन्होंने यहाँ पे कह दी है। कहीं ना कहीं वे कहना चाह रहे हैं कि दलित समुदाय के व्यक्ति पूरी तरह से इनर्ट हो चुके हैं, अभी वो बेजान से हो चुके हैं कि उन्हें ना तो दुख दर्द महसूस होता है, ना ही उनमें अभी वापस लड़ाई करने की, वापस प्रोटेस्ट करने की ताकत है। हैबिट इजंट यूज टू ब्रेकिंग आउट इन फीलिंग्स। और लास्ट में वो कह रहे हैं कि हैबिट, जो आदतें होती है, वो फीलिंग्स में ब्रेकआउट होने की उनको आदत नहीं है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये जो हैबिट है, ये जो आदत तुम लोगों को हो गई है सहने की, जो भी हो रहा है उसको बस एक्सेप्ट करते जाने की, तो अभी ये ऐसी हो गई कि इन हैबिट्स को फीलिंग्स के थ्रू, इमोशंस के थ्रू जाया करने की, एक्सप्रेस करने की अभी उनकी आदत नहीं रह गई है। तो कहीं ना कहीं वो पूरे दलित समुदाय का एक मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनकी आंखें खोलना चाह रहे हैं, उन्हें ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, और पहले तुम्हें इस आदत से निकलना पड़ेगा। जो सहने की तुम्हें आदत लग गई है, उस आदत से तुम्हें निकलना पड़ेगा, और अपने लिए, अपने हकों के लिए, अपने अधिकार के लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, इस पूरी पोएम को जब हम पढ़ते हैं तो हम एक बात बहुत अच्छे से जान जाते हैं, और इस एक चीज को हम अपनी की लर्निंग के तौर पर लेकर आगे बढ़ सकते हैं। वो चीज यह है कि भले ही आप और मैं, हम लोग दलित समुदाय से हो या ना हो, लेकिन हैबिट हर एक व्यक्ति को हो जाती है। अगर आज आपका दोस्त आपको सिगरेट ऑफर करता है और आप विरोध नहीं कर पाते हो, तो हो सकता है धीरे धीरे आपको उस चीज की आदत लग जाए, और फिर वो चीज आपके जीवन को बर्बाद करने के एक छोटी सी वजह बन सकती है। तो आदत अपने ऊपर कभी भी ना लगने दे। अगर हाँ, आप सच में, अगर आप खुद से चाहते हो कि आप स्मोक करो, तब ये आपका डिसीजन है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो भी चीज आपके साथ हो रही है, क्या ये आपके ऊपर कोई थोप रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे इस पोएम में पोएट कहते हैं कि तुम्हारे हड्डियों के ऊपर कीचड़ चढ़ा दिया गया है, उस तरह से कोई आपके ऊपर उनकी मर्जी थोप रहा है, या फिर आप आपकी मर्जी से किसी आदत को, फिर वो अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, उसे आप स्वीकार कर रहे हो। अगर आप सब जानते हुए उसे स्वीकार कर रहे हो तो इट्स ओके। उसके सही गलत की तरफ मैं नहीं जा रहा हूं कि वो आदत अच्छी है या गलत, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने विवेक बुद्धि के साथ आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, ये आपका डिसीजन है, ये चीज आपको स्ट्रांग बनाती है। लेकिन अगर कोई और उनकी इच्छा आपके ऊपर थोप रहा है तो वो चीज आपको कमजोर बनाती है। अक्सर हमें इन्हीं चीजों से बचकर रहना चाहिए। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये पोएम अच्छे से समझ गई है। अगर इस पोएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है तो जरूर कमेंट कर बताइए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट पोएम में।